स्टूडेंट्स, 10th का एक छोटा सा क्वेश्चन था। मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर आप पूरे चैप्टर को कैसे रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने पहले किया हो, नहीं किया हो, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं नरेंद्र आहूजा आपके साथ हूँ। इस तरह की कई वीडियोस मैं आपके पास भेजूंगा, जिससे आप एक क्वेश्चन को पकड़कर, होता है ना कि हाथी की पूंछ पकड़ के अंदर घुस जाना, ठीक है, तो यही हाल यहाँ होगा कि एक क्वेश्चन से हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। उससे कनेक्टेड होता है सब कुछ, आप देखेंगे कैसे होगा। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अप्लायंसेस तो आप समझते ही होंगे, उपकरण, जैसे आपका हीटर है, प्रेस है, सब कुछ। इन आवर होम्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल। आंसर था पैरेलल बस। अब पैरेलल कहने से आपको क्या समझ आएगा? पैरेलल लाइंस तो आप समझते हैं, तो यहाँ मैं 3 पैरेलल लाइंस लगा रहा हूँ, 1 2 3। ये तीनों अप्लायंसेस हैं और हर अप्लायंस के अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता है उसका, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से रोकता है। पहले तो जान लो रेजिस्टेंस क्या होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। मान लो करंट इधर जा रहा है, तो ये इसको अपोज करेगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अपोजिंग फोर्स है। जैसे फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती है, ऐसे रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। ओके, तो ये ध्यान रखना। रेजिस्टेंस बड़ी सिंपल डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो क्या है कि रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, which opposes the flow of current। oppose, OPPOSES। जैसे कि ओपोजिशन के नेता ओपोज करते हैं, कोई प्रस्ताव पास करना होता है संसद में, तो यही होता है यहाँ पर भी कि अगर कोई प्रस्ताव पास करना है, मतलब कि करंट को आगे जाना है, तो रेजिस्टेंस उसको रोकेगा। रोक नहीं पाएगा, लेकिन रोकने की कोशिश करेगा। तो शायद कोई मटेरियल ऐसा होगा कि जिसका रेजिस्टेंस 0, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हर मटेरियल का होता है। आप अपने घर में देखते हैं कि बल्ब लगा हुआ है। अब बल्ब के अंदर, ऐसे ये बल्ब है, तो बल्ब के अंदर यहाँ से 2 तारें ये जा रही होती हैं, और इसके ऊपर जाकर एक घुंघराली तार लगी होती है, ये वाली कर्ली हेयर की तरह तार लगी होती है। ये जो तार है एक विशेष मटेरियल की बनी होती है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो यहाँ हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये बल्ब चलेगा, जिसको हम इनकैंडेसेंट लैंप कहते हैं। सबसे पुराने जो बल्ब चले आ रहे हैं, आजकल ये कम यूज होते हैं, इनकैंडेसेंट लैंप। अब इसके बाद चलते हैं, वापस यहाँ आते हैं कि हर एक एप्लायंस का एक रेजिस्टेंस होता है, तो हम इस रेजिस्टेंस को मानते हैं R1, इसको R2, इसको R3। तीनों को ऐसे एक लाइन में जोड़ देंगे कि एक सिरे एक तरफ और दूसरे सिरे एक तरफ जोड़ दिए। एक तरफ से करंट आ रहा है और दूसरी तरफ से इनसे वापस जा रहा है, यानी ये पॉजिटिव पोल है बैटरी का। बैटरी के 2 सिरे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव पोल के लिए बड़ी लाइन दिखाते हैं, आप समझते हैं, और छोटी लाइन नेगेटिव पोल के लिए, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो इस तरह से जब सेल एक लाइन में जुड़ जाते हैं तो इसको कहते हैं बैटरी। और ये बैटरी है, समझ लो कि सोर्स ऑफ करंट है, और यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ से आई करंट चला मान लो, तो यहाँ अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2, I3। जैसा रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग करंट उसमें से जाएगा। ओके, तो जब करंट तीनों में से इकट्ठा होकर बाहर निकलेगा, समझ लो आप, ये मान लो, तो फिर ये नेगेटिव एंड की ओर जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की ओर, राइट। तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है करंट का। यहाँ कर 3 हिस्सों में बंट गया, तीनों हिस्सों की वैल्यू मान लो I1, I2, I3 है, और रेजिस्टेंस है इसका R1, R2, R3। ये 3 अप्लायंसेस हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो यहीं से आपका कंसेप्ट शुरू हो गया, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। यहाँ से ये भी पता चलेगा कि हम पैरेलल में अप्लायंसेस को क्यों जोड़ते हैं। अब मान लो यहाँ पर ये वाला अप्लायंस खराब हो जाता है, ठीक है, इधर करंट नहीं जाता, तो यहाँ तो करंट जाएगा, इधर तो करंट पास हो रहा है, ये भी खराब हो गया तो यहाँ करंट जाएगा। और तीनों को अलग अलग हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर एक की लगा दें, बीच में स्विच लगा दें, इसको बंद करेंगे तो चलेगा, नहीं तो करंट आगे नहीं जाएगा। खुला है तो करंट इधर नहीं जा रहा। ऐसे ये वाली की यहाँ लगा देते हैं, यहाँ की लगा देते हैं। तो हर एक अप्लायंस को अलग अलग से स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और खास बात यह कि तीनों को वोल्टेज सेम मिलेगी। 3 या जितने भी अप्लायंसेस होंगे, अगर हमने उनको पैरेलल में अटैच किया हुआ है, पैरेलल में अरेंज किया हुआ है, तो वोल्टेज सेम मिलेगी। नंबर 1 ये एडवांटेज बता रहा हूँ क्या होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा कि पैरेलल में जोड़ने से क्या लाभ होता है। ये तो पूछा है, पैरेलल में जोड़ा जाता है, या दूसरा होता है सीरीज। 2 तरह के अरेंजमेंट होते हैं, पैरेलल और सीरीज। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पैरेलल और सीरीज। पैरेलल का दूसरा क्या होता है, सीरीज, SERIES, कि हम अपने डिवाइसेस को सीरीज में भी लगा सकते हैं। आपने दिवाली की लड़ियाँ देखी होंगी, वहां बल्बों को सीरीज में लगाया जाता है। तो आजकल कुछ लड़ियाँ अलग तरह की आ रही हैं। एक बल्ब खराब हो जाए तो सारी लड़ी खराब नहीं होती, लेकिन पहले जो
हम लड़ियाँ बनाते थे, उसमें ये होता था कि एक बल्ब खराब हो गया तो सारी लड़ी बंद हो जाती थी। तो चलिए, वोल्टेज सेम रहती है सबको, तीनों अप्लायंसेस को, यानी तीनों रेजिस्टेंसेस को सेम वोल्टेज मिलेगी। ईच अप्लायंस कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली। हर एक अप्लायंस को अलग से स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि करंट तो जाएगा ही जाएगा। अगर एक ऑफ करोगे दो में करंट जाएगा, दो को ऑफ करोगे तीनों में, तीसरे में करंट जाएगा, ठीक है। इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स, अगर कोई अप्लायंस काम करना बंद कर दे तो बाकी दो तो चलते रहेंगे, उनमें तो करंट जाएगा ना भाई, क्योंकि करंट इधर से ही आ रहा है सारा, ठीक है। ये नहीं कि एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, वो तो सीरीज में हो जाता है, वो आगे आएगा, सीरीज में भी बताएंगे। तो अगर एक अप्लायंस काम करना बंद कर दे तो सारे बाकी अप्लायंसेस वर्किंग में रहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद करने हैं। क्या ये क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन पैरेलल। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पैरेलल में जोड़ने का क्या लाभ है, तो ये तीन उसके लाभ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है, पैरेलल में अगर जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का। अगर R1 R2 R3, मैं उसी को रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ फिगर को। वोल्टेज तो V है, वोल्टेज तो अक्रॉस द एंड ही ली जाती है, वोल्टेज तो वही रहेगी, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो वोल्टेज मान लो V है, यहाँ से जो बैटरी हमने लगाई, जो सोर्स दिया करंट का, ये की होगी ऑन करने ऑफ करने के लिए, तो यहाँ से करंट जाएगा, तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा और इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये V वोल्टेज है तीनों की। अब इससे पहले कुछ चीज़ है वो आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंसेस में पैरेलल कैसे जोड़ते हैं। पहले तो फिगर बनाना आपने सीख लिया, तीन रेजिस्टेंसेस है, रेजिस्टेंसेस को दिखाने का ये तरीका होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, रेजिस्टेंस। कोई भी अप्लायंस उसके अंदर रेजिस्टेंस होता ही होता है, वो भी आपको बताया। हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि जो कंडक्टिंग वायर्स होती हैं, कंडक्टिंग वायर्स घर में कहाँ होती हैं, जैसे मेरे सामने दीवार है, इसके बीच में पाइप लगे हुए हैं, सामने करो, ये सामने दीवार है, इसके बीच में पाइप होते हैं, वो आपके स्विच बोर्ड में जाते हैं, फिर अप्लायंसेस तक जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो तारें जा रही होती हैं, जो करंट को लेकर जाती हैं, उनको कहते हैं कंडक्टिंग वायर्स। कंडक्टिंग वायर्स कॉपर की बनी होती हैं, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, इसलिए वो तारें गर्म नहीं होंगी। कंडक्टिंग वायर्स इसलिए ऑलमोस्ट कॉपर की बनाते हैं, कॉपर की बजाय चांदी की बनाएं, गोल्ड की बनाएं, और रेजिस्टिविटी कम होगी, लेकिन वो महंगी कितनी पड़ेंगी सोच कर देखो। कभी अनुमान लगा कर देखना कि कॉपर से कितने गुना महंगी चांदी है। कॉपर मीन्स तांबा, जिसका आजकल एक फैशन चला हो कि कॉपर के जग में पानी रखो, कॉपर के लोटे में पानी रखो, उसको पियो तो बड़ा लाभ होता है, लेकिन हमेशा ऐसे मत करना, भेड़ चाल मत चलना। मैं पहले भी आपको बताता हूँ कि एक बनी बनाई लाइन पर मत चलो, अपने दिमाग से सोचा करो। तो कॉपर वायर्स इसीलिए होते हैं कंडक्टिंग वायर्स, उनमें रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए वो खाली करंट कैरी करने के काम आती हैं, लेकिन कोई भी डिवाइस है उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ये तीन रेजिस्टेंसेज हैं, इनको पैरेलल में जोड़ा गया है। फिगर बनाने का तरीका आपको आ ही गया, तीनों लाइनें हैं, बीच में रेजिस्टेंस दिखाया हुआ तीनों का, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ये एक रेक्टेंगल की तरह इसको बनाना है नीचे, और क्या करना है, ये बैटरी लगा देनी है। बैटरी में एक पॉजिटिव यानी बड़ी प्लेट होती है, एक छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट छोटी प्लेट। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये एक से ज़्यादा बैटरी जुड़ी सेल जुड़े हुए हैं तो उसको बैटरी कहेंगे। और पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता है, इधर करंट चल रहा है ऐसे, इस तरह से। ये बीच में की है, की दिखाने के दो तरीके हैं, तो ऐसे दिखाते हैं या फिर ऐसे दिखा सकते हैं। किसी सर्किट में अगर की दिखानी है ओपन की है, अगर इसको बंद कर दोगे ऐसे तो क्लोज हो जाएगी। तो अभी ये ओपन की है, बीच में अगर बंद करनी है तो ये लगा देते हैं, ये प्लग होता है, प्लग की कहते हैं इसको। तो घर में की को स्विच कह देते हैं, जनरली हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं। ये की अगर हमारी लैब में तो ये की है, ये एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर बीच में वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, ठीक है। और एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, एक ध्यान रखना, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इस तरह के छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, अभी चलेगी। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और वोल्ट मीटर कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में। जहां से भी हमें वोल्टेज देखनी है, वोल्टेज क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच की होती है, मान लो यहाँ हम वोल्टेज देखना चाहते हैं इनकी, तो इन तीनों की एक ही वोल्टेज रहेगी V, क्योंकि दो पॉइंट्स तो सेम है, जहां से करंट फ्लो कर रहा है, जहां टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है करंट, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज है, उसी को फिगर को मैंने रिप्रोड्यूस किया है। अब टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तीनों को इकट्ठा अगर रिप्लेस करना चाहे तो एक रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। कहीं कहीं सम तो होता है अलजेब्रिक सम, और कभी कभी सम होता है लॉजिक सम। आप बड़े होकर भी पढ़ सकते हैं इस चीज को, जैसे आप 10वीं के बाद पढ़ेंगे या कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा, गेट्स होते हैं, एंड गेट और गेट, कि अगर कोई डिवाइस है इस तरह से गेट होते हैं, यहाँ पर ये आउटपुट है, ये आउटपुट, और ये इनपुट है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है। अगर करंट इधर से जा रहा है तो भी यहाँ करंट जा रहा है, अगर करंट इधर से जा रहा है तो भी यहाँ करंट जा रहा है। अगर दोनों में किसी ने जा रहा है तो करंट नहीं जा रहा,
तो ये शायद और गेट होता है, और गेट। इस तरह के जो सम होते हैं, यानी यहाँ पर क्या लेंगे, ये 0 है, 0 और आउटपुट 0, इधर भी 1 तो आउटपुट 1, ठीक है, दोनों में, यहाँ 1 तो आउटपुट 1, दोनों में 1 तभी आउटपुट 1। तो 1 और 1 तो 2 हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी 2 नहीं हुआ। इसको कहते हैं लॉजिक सम, जो किसी लॉजिक से के तरीके से जोड़ा जाता है। जैसे कि वेक्टर्स को जोड़ने का भी एक अलग तरीका होता है, किस एंगल पर काम कर रहे हैं वेक्टर, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ हम ज़्यादा नहीं इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आपको ये बताएंगे कि अलजेब्रिक सम नहीं होगा इनका। ये नहीं कि टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, नहीं होगा, वो भी हम प्रूव करेंगे। ये एग्जाम में भी आ सकता है कि इसको बताओ कितना होगा टोटल सम, कैसे निकालोगे, ठीक है। फाइंड द फार्मूला फॉर टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, कि अगर 3 रेजिस्टेंसेज R1 R2 R3 को पैरेलल में जोड़ा जाए, पैरेलल में जोड़ा जाए, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या चीज डिवाइड हुई है, करंट। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ से जो करंट I चला था वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो हमने वही तो लिखा है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। वोल्टेज इज सेम फॉर ऑल, वोल्टेज सबके लिए सेम है। रेजिस्टेंसेज R1 R2 एंड R3 हैं ये वाले, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक नई चीज आएगी हमारे पास, ओम्स लॉ आएगा, ओम्स लॉ। इससे पहले हमें ओम्स लॉ पता होना चाहिए। ओम एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने बताया कि अगर किसी रेजिस्टर में से करंट जा रहा है तो उसकी वोल्टेज, उसके सिरों पर जो हमने वोल्टेज अप्लाई की हुई है, द वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स, एंड जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है उसकी रेशो को चेंज नहीं होगी जब तक फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो। फिजिकल कंडीशन क्या, टेम्परेचर, पर अगर ये गर्म ना हो जाए, गर्म होने से रेजिस्टेंस बदल जाता है। तो V अपॉन आई कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, V अपॉन आई कॉन्स्टेंट। इस कॉन्स्टेंट को रेजिस्टेंस कहते हैं कंडक्टर का। ये मैंने अलग से डायग्राम बनाया हुआ है, ये ओम्स लॉ के लिए है कि V और I की रेशो चेंज नहीं होगी जब तक फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होती। तो ओम्स लॉ को अगर वर्ड्स में बोलना कितना आसान है, द रेशो ऑफ वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज, अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर के एंड्स की जो वोल्टेज है ना, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और इसमें से जो करंट जा रहा है उनकी रेशो चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं होती, अनटिल फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। अब याद करना आपका काम है, याद करने के लिए दिमाग में बिठाया करो, ज्यादा याद नहीं करते हैं। तो ओम्स लॉ का ये फॉर्म है, V अपॉन आई इक्वल टू आर, ये कांस्टेंट को कहते हैं आर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यहां से रेजिस्टेंस का हमने फार्मूला बना लिया, V अपॉन आई इक्वल टू आर। तो आई किसके बराबर हो जाएगा, ऐसे छत और फर्श बदलती है, अगर आमने सामने हमने चेंज करना हो ना मैथमेटिक्स में, तो ऐसे देखो, आई इधर चला जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा, या आई ऊपर आर नीचे, छत और फर्श को बदलना, अल्टरनेंडो कहते हैं इसको, अल्टरनेंडो भी कह सकते हैं। आई इक्वल टू V अपॉन आर, तो I1 क्या होगा, V अपॉन R1, क्योंकि यहाँ पर I1 के लिए वोल्टेज क्या है, V है, और रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, ठीक है। तो इसलिए I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3, क्योंकि तीनों के लिए वोल्टेज तो सेम है, वे रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो हमारे अकॉर्डिंग था I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ यही कर रहे हैं हम, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 की वैल्यू क्या है वो लगाएंगे, I2 की वैल्यू लगाएंगे, I3 की वैल्यू लगाएंगे। यहाँ से V कॉमन हो जाएगा ऊपर से, सब में क्या रह जाएगा अंदर, V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, राइट। तो इधर I किसके बराबर होगा, V अपॉन R, भाई I भी तो V अपॉन R के बराबर होगा। R मीन्स टोटल रेजिस्टेंस, अगर इन तीनों को हटा के हम एक रेजिस्टेंस लगा दें तो उसको हमने R माना है, ठीक है। तो I इक्वल टू V अपॉन R, तो आमने सामने V से V कट जाएगा, दोनों ऊपर है, दोनों में न्यूमरेटर है, V कट गया, क्या रह गया, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये है फॉर्मूला जिससे हम पैरेलल में जुड़े हुए रेजिस्टेंसेस का टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। 1 अपॉन R, ये R टोटल रेजिस्टेंस है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये मैंने रटा नहीं हुआ है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैंने क्या बोलना है, थोड़ी सी आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ, किसका सम, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, इंडिविजुअल मीन्स अलग अलग से, ठीक है। तो ये था। अब इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि रेजिस्टेंसेस इन सीरीज क्या होते हैं। सीरीज मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में जोड़ देना। पहला रेजिस्टेंस बंद कर दो। अब आपके मन में होगा कि रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कैसे जोड़ जाते हैं। सीरीज क्या होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक तक। वो मैडम ने भी कई सारी कड़ियां बना दी एक सीरियल की, सासवी की बहू थी। तो ऐसे करके जब एक के बाद एक रेजिस्टेंसेस को जोड़ेंगे
तो ये अरेंजमेंट होगा रेजिस्टेंसेज इन सीरीज, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस ये बीच में दिखाया ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ खत्म हुआ, दूसरा रेजिस्टेंस शुरू हो गया, फिर तीसरा शुरू हो गया, जितने भी जोड़ना चाहें, सीरीज कोई एक लिमिट थोड़ी है, इनफाइनाइट जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से रेजिस्टेंसेज इन सीरीज कैसे जोड़े जाते हैं? व्हेन रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड सच दैट दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एंड टू एंड, एंड टू एंड, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। सीरीज शुरू होगी यहाँ से। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उस तरह से हमने सर्किट बनाया, ये एक सर्किट, रास्ता मतलब करंट का, द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड सर्किट। तो यहाँ पर ये बैटरी लगाई हुई है और जिसमें दो सेल दिखाए हुए हमने, बड़ी प्लेट छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट छोटी प्लेट। बैटरी ऐसे ही दिखानी होती है, नेगेटिव टर्मिनल इधर पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट इधर फ्लो करेगा। ये की लगा दी बीच में, ये करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। यहाँ एमीटर लगा दिया जो करंट को मेजर करता है। एमीटर सीरीज में लगाते हैं हमेशा, ये सीरीज में तो लगा हुआ है रास्ते में। और वोल्ट मीटर अगर दिखाना हो तो पैरेलल में, जैसे इन तीनों का वोल्ट मीटर अलग अलग लग सकता है। यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज अलग होगी, यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज अलग, यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज अलग। अब सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, पैरेलल में करंट डिवाइड हुआ था, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इतनी चीज, क्योंकि करंट तो सीधे ही जा रहा है, ऐसे ही एक ही लाइन है, अलग लाइन तो नहीं बनी ना, इसलिए करंट सेम रहेगा। करंट आई टोटल जो करंट जा रहा है, सेम करंट सब में से पास होगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप होती जाएगी। यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज अलग होगी, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज अलग, यहाँ से यहाँ तक अलग। तो हमने V1, V2, V3 वोल्टेज मान ली। अगर हम वोल्टेज मापना चाहें तो ऐसे बीच में हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएंगे ऐसे, दिस इज वोल्ट मीटर। यहाँ से यहाँ तक मापना चाहें तो वोल्ट मीटर ऐसे लगेगा, ये इसको कहते हैं पैरेलल में कनेक्ट करना। ओके, सो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज अरेंजमेंट में कह रहा हूँ, वैसे जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ कैसे जोड़ेंगे। तो अब चलते हैं यहाँ पर V1, V2, V3, ये तीन इनकी वोल्टेज हो जाएंगी, तीनों की R1, R2, R3 के एंड्स की वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स। ओके, तो करंट तीनों में सेम रहेगा। वोल्टेज ड्रॉप्स एज वी मूव फ्रॉम A टू B, A पॉइंट से B पॉइंट तक जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप होगी, करंट सेम फ्लो करेगा। एंड लेट वोल्टेज हमने बता दिया कि V1, V2, V3 है, वोल्टेज हमने मान ली। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या चीज लॉजिक देखा है कि V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3। पैरेलल में क्या था, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पर है V इक्वल टू टोटल वोल्टेज जो है इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये टोटल वोल्टेज है V। तो ओम्स लॉ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, V अपॉन I इक्वल टू R। दोबारा फिर समझ लें कि ओम्स लॉ का जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो है V अपॉन I इक्वल टू R शॉर्ट में। और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी सोल्व होते हैं। मान लो आपको वोल्टेज दी है, करंट दिया तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस दिया है, करंट दिया तो वोल्टेज निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में आते हैं। तो ये ध्यान रखें, V मीन्स वोल्टेज, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। I मीन्स करंट, करंट का सिंबल I है, करंट का सिंबल C नहीं लिखना आपने। और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। R रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, करली हेयर, ये जैसे करली हेयर नहीं होते किसी फीमेल के, ऐसे करली हेयर होते हैं, है ना। तो इस तरह से ये बन गया ओम, ओम का ये सिंबल है OHM, इसको लिखना है तो OHM लिखेंगे, OHM। ओम का बड़ा यूनिट भी हो सकता है, किलो ओम भी हो सकता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। किलो लगाने से कोई भी यूनिट उसका 1000 गुना हो जाता है। कंप्यूटर को छोड़कर, कंप्यूटर के बाइट्स को छोड़कर, किलो बाइट्स को छोड़कर, बाकी जिस यूनिट के आगे किलो लगाओ उसका 1000 गुना हो जाता है, 1000 गुना। किलो मीन्स 1000 टाइम्स, ये आप ध्यान रखो। किलोग्राम, ग्राम का 1000 गुना। इस तरह से चीज़ों को याद रखो, समझो। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा भाई। तो V1 क्या हो जाएगा, V1 करंट तो आई जा रहा है, I इंटू R1, V2 इक्वल टू I इंटू R2, V3 इक्वल टू I R3, ठीक है। करंट वही रहा I, और R1, R2, R3 चेंज होता गया। अब हम फिर वही ये वाला लॉजिक लगाएंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की जगह क्या लेंगे, IR, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। और तीनों में I कॉमन हो गया, तो I से I कैंसिल हो गया, क्या रह गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये एक सिंपल सा फार्मूला बन गया कि अगर हमें सीरीज में तीन रेजिस्टेंस जोड़े हैं, R1, R2, R3, तो उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस अगर एक ही लगाना पड़ेगा तो वो R तीनों के सम के बराबर होगा। और ये सम होता है एल्जेब्रिक सम। इस सम को क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक सम। पहले जो हमने देखा वो लॉजिक सम है, यहाँ पर ये दिखाइए, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज लॉजिक सम, दिस इज नॉट एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ पर ये एल्जेब्रिक सम है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके, which is algebraic sum of individual resistances. So
इफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द टोटल रेजिस्टेंस, और उसको हम कई बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। तीनों रेजिस्टेंसेज का एल्जेब्रिक सम होगा। ठीक है, कितना आसान लगा ये आपको? लगा मुश्किल तो बताइए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 बल्ब है, मान लो ये वाले, ये बल्ब है। जैसे पहले लड़ियां बनाते थे पुराने जमाने में, अब तो चाइनीज लड़ियां आई तो सब कुछ बदल गया उसके बाद। तो यहाँ पर ये एक तार जा रही होती है बल्ब में से, इससे हमने जोड़ा पहले इधर तार को, ये जो हम पहली तार जोड़ेंगे, फिर इससे जो बाहर आ रही है तार, फिर इसको जोड़ेंगे दूसरे बल्ब को, फिर दूसरे बल्ब का दूसरा एंड इधर जोड़ देंगे, फिर यहाँ से फिर बैटरी की ओर। इस तरह से हमारे करंट का सर्किट ही बनेगा। ऐसे जाएगा करंट इसमें से होके, फिर इसमें से होके, फिर इसमें से होके, फिर ऐसे जाएगा वापस। मान लो यहाँ पर ये बल्ब फ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो करंट आगे नहीं जाएगा भाई, क्योंकि करंट को यहाँ से जाना है, यहाँ से नहीं जा रहा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एक अप्लायंस खराब हो जाए तो सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग, क्या बोल रहा हूँ, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस के आगे डिस लगा दिया तो क्या बन गया, उसका विलोम शब्द बन गया, ऑपोजिट वर्ड। डिसएडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग अप्लायंसेस इन सीरीज, सीरीज में अगर अप्लायंसेस को जोड़ा जाए तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? ठीक है, क्वेश्चन में लिखा भी है। ऑल अप्लायंसेस गेट डिफरेंट वोल्टेज, सबकी वोल्टेज डिफरेंट मिल रही है, सबको देख रहे हैं V1 V2 V3, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होती जाएगी जैसे जैसे रेजिस्टेंस आगे आगे जाएगा। और इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, अगर कोई अप्लायंस स्टॉप कर दे वर्किंग, अदर अप्लायंसेस डू नॉट वर्क, बाकी अप्लायंसेस वर्क नहीं करेंगे। फिर ऑल अप्लायंसेस गेट कैन नॉट बी स्विच्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली, सारे अप्लायंसेस को इकट्ठा अलग अलग से, इकट्ठा नहीं, अलग से स्विच ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। मान लो मैं चाहूँ इसको बंद करना है तो हमें मेन स्विच को ही बंद करना पड़ेगा, इसको की को ही बंद करना पड़ेगा। यहाँ से बंद करेंगे करंट जाएगा नहीं, तो ये भी नहीं चलेंगे दोनों। तो ऐसा कोई तरीका नहीं कि हम किसी अप्लायंस को मैं आप यहाँ चाहो कि यहाँ की लगा दो, मान लो यहाँ की लगा दी, यहाँ करंट रोक दिया तो आगे तो नहीं जाएगा, एक ही चलेगा बस। तो सेपरेटली हम आज सभी अप्लायंसेस को ऑन ऑफ नहीं कर सकते जब उनको सीरीज में जोड़ा गया हो। तो काफी कुछ आज इस चैप्टर में कवर हो गया, बाकी नेक्स्ट आज इस वीडियो में कवर हो गया, बाकी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नरेंद्र आहूजा आपके साथ है, घबराएं नहीं, हिम्मत रखें, हिम्मत रखोगे तो सब कुछ होगा। अभी एग्जाम्स में काफी टाइम है, आप अपने मन में ये सोचो कि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है और मैंने अभी बड़ी अच्छी तैयारी कर लेनी है, ये सोचोगे तो होगा। दिस इज हिप्नोथेरेपी, अ पार्ट ऑफ हिप्नोथेरेपी, कि जो हम मन में सोचते हैं वो हो जाता है। ये मैंने कई बार फील किया है, क्योंकि तरंगे पैदा होती हैं मन में, जो बोलोगे उसकी तरंगे पैदा होंगी और वो काम आपका मन करेगा। तो हमेशा अच्छा सोचो कि आपकी तैयारी अच्छी होगी, बहुत समय अभी, लेकिन आगे का समय व्यर्थ नहीं करना, बस ये ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।